वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वाजिद अबरार और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जैसा कि जब मैंने 2 महीने पहले ये चैनल बनाया था, तकरीबन 2 ढाई महीने पहले, तो मेरा ये एम था कि मैं इस चैनल पे कुछ इंटरव्यूज़ लेके आऊँगा। तो मैंने ये डिस्कस भी किया था आप लोगों से। तो इरादा यही था, कुछ मुख्तलिफ फील्ड के कुछ पर्सनैलिटीज़ के हम इंटरव्यूज़ करेंगे और उस हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन है उस फील्ड के हवाले से या कुछ सवाल हैं तो उनके हम जवाब ले सकें। तो इस सिलसिले में आज मैंने आगाज़ कर दिया है पहला इंटरव्यू साल का, और मुझे बेहद खुशी है, ऑनर फील कर रहा हूँ कि मेरा जो पहले गेस्ट हैं इस शो के, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि जिन्होंने इस अपने कैरियर दावत दी है। वो उनका नाम है कमर जहां ज़ैब साहब, और वो टीवी से मुंसलिक है पिछले 20 सालों से। इस दौरान वो 30 से ज़ायद ड्रामाज जो हैं वो लिख चुके हैं। पीटीवी से उन्होंने अपना आगाज़ किया था, बेशतर अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। बेशुमार उनके ड्रामाज हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे। और अगर रिसेंटली इस जनरेशन की बात करेंगे 2010 के बाद की, तो आप लोगों ने हरी हरी चूड़ियाँ देखा होगा। आप लोगों ने अभी रिसेंटली कासा दिल देख रहे हैं जियो टीवी पे, हम चैनल पे उनका तुमसे कहना था ड्रामा वो चल रहा है। और इसके अलावा रिसेंटली उनका उड़ान खत्म हुआ जियो पे, तो काफ़ी मसरूफ भी रहा उनका साल 2020। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। तो आप गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सर कमर जहां ज़ैब साहब से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतने मसरूफ वक्त में से वक्त निकाला है और मेरा इस साल का जो आगाज़ उसको बेहतरीन कर दिया आपने। वालेकुम अस्सलाम वाजिद। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। मैं अपने फैंस को और आपके व्यूअर्स को पहले ये बताता चलूँ कि वाजिद के साथ मेरा प्रॉमिस बहुत महीनों का है। आई थिंक कि मैं टाइम दूंगा, लेकिन साल तब्दील हो गया, बस शायद मुनासिब वक्त यही था। तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं जनाब पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके दोनों नावल्स की। बहुत अच्छे हैं, जिसने भी पढ़े उसने तारीफ़ की है, और मैं भी साथ साथ पढ़ रहा हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है। जो है मेरी तारीफ कर दी है। तो 2020 कैसा रहा आपका? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2020 अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, तो कैसा रहा ओवरऑल? हाँ वाजिद, अच्छा सवाल है कि कैसा रहा 2020। इनफैक्ट 2020 के बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय है। ऑन स्क्रीन तो साफ ज़ाहिर है मेरे लिए ये साल बहुत अच्छा रहा, आपने भी सराहा, लोगों ने सराहा मेरे काम को। लेकिन मैं अगर प्रोफेशनली अपने प्रोफेशन की बात करूं, अपने जॉब की बात करूं, तो मेरे लिए कुछ साल डाउन रहा, जैसे बाकी लोगों ने इकोनॉमिकली इस साल को तो ये साल ऐसे ही रहा। फील किया कि बुरा था, तो मुझे भी लगा कि बुरा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि इस बहस में हम पढ़ें कि ये साल अच्छा था या बुरा था, मैं ये समझता हूँ कि साल बहुत कीमती था हमारे लिए। हमने इस साल से बहुत कुछ सीखा। वो चीज़ें जो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सीख सके, वो हमें ये एक साल सिखा गया। हमें हमारे खुदा के बहुत करीब कर गया, हमें खुदा की मखलूक के बहुत करीब कर गया। हम किसी के लिए कुछ कर सके या नहीं कर सके वो एक अलहदा बहस है, लेकिन कम से कम हमें दूसरों की तकलीफ़ों का और दूसरों की वो जो मजबूरियां हैं उनका ज़रूर एहसास दिलाया इस साल ने। और हमें सबसे बड़ी बात ये कि वो जो हम एक मैं में थे ना कि हम ही बहुत कुछ है और मैं ही बहुत कुछ हूँ, तो वो अल्लाह ने बता दिया कि नहीं, सब कुछ वही है, और वो जब चाहे वो सब कुछ बंद कर सकता है, और वो जब चाहे वो सब कुछ खोल सकता है, और वो साफ ज़ाहिर है सब कुछ उसी के इख्तियार में है। तो हम बहुत सी बातें जो बहुत से हमारी जो बेसिक वैल्यूज़ थी जो हम भूल चुके थे, वो हमें इस साल ने याद दिलाई, जो साल गुजर गया। तो अल्लाह करे कि हमने जो लेसन इस साल से लिए हैं वो खुदा करे कि हमें आगे ज़िंदगी में काम आए, और अगले सालों में हम मॉरली अपने आप को बहुत बेहतर फील करें इस साल की वजह से। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, उम्मीद तो यही है। तो बहुत शुक्रिया। अगला सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। माशाल्लाह 20 साल से ज़ायद आपको हो चुके हैं इस फील्ड में, इंडस्ट्री में ड्रामाज लिखते हुए। तो 30 से ज़्यादा ड्रामाज आप लिख भी चुके हैं, और सभी जानते हैं उन ड्रामों को। अगर हरी हरी चूड़ियों की बात की जाए, तफ्ती छां जो सबसे पहला प्ले था, और मेरा रब वारिस। रिसेंटली मैंने उड़ान देखा जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, उसमें काफ़ी अच्छे आपने पैगामात दिए थे। तो इतना कुछ आपने लिखा है माशाल्लाह। तो इस अरसे में 20-22 साल के बाद आई थिंक एक राइटर जो है अमूमन उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो लिखना कम कर देता है। तो आप माशाल्लाह आपकी स्पीड बढ़ती जा रही है। बैक टू बैक 3 सीरियल आपके 2020 में आए हैं, जिनमें से 2 अभी भी चल रहे हैं, कासा दिल जियो टीवी पे और तुमसे कहना था हम टीवी पे। तो पूछना ये था कि कैसे मैनेज करते हैं आप? रिफा कॉलेज सरगोदा के प्रिंसिपल भी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप कैसे वक्त निकालते हैं और कैसे मैनेज करते हैं कि आप स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, आप प्रिंसिपल की जिम्मेदारियां भी पूरी करते हैं? तो ये सब कैसे मैनेज होता है? जी वाजिद, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि राइटर की स्पीड वक्त के साथ साथ जो कम हो, नहीं मैं नहीं समझता ऐसा है।
बहुत बेशक। मशहूर बात जो सब मानते हैं जिस बात को कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना आप ज़्यादा लिखते हैं आई थिंक आपकी स्किल्स उतनी बढ़ती हैं, आपको उतना ज़्यादा मौका मिलता है अच्छा काम करने का। इसमें एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप लिख रहे हैं तो आप साफ ज़रा, अब मैं राइटर हूँ तो मुझे चैनल्स के लिए लिखना है। जब आपको काम मिल रहा है तो आप लिख रहे हैं, और जब आपको काम नहीं मिलता तो आप नहीं बेशक लिखते। तो वो राइटर की स्पीड मेरा ख्याल है इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आपके पास काम कितना है करने को। जब आपके पास काम ही नहीं है तो आपने क्या करना है। तो आई थिंक कि स्पीड कम नहीं होती, स्पीड अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और वक्त के तकाज़ों का साथ दे रहे हैं, ये भी बड़ी अहम चीज़ है जो मैटर करती है। तो अगर आप वक्त के तकाज़ों का साथ दे रहे हैं तो फिर बेशक। यकीनन आपकी स्पीड पे फ़र्क नहीं पड़ता और आपकी जो आपका जो फ़न है वो निखरता है उससे। दूसरी बात जो आपने की, आपने कहा कि आप इतनी कहानियाँ कहाँ से लेते हैं। तो कहानियाँ तो हमारे आसपास ही होती हैं, हमारे पास आसपास चलता हुआ हर इंसान एक कहानी, और यकीनन हर इंसान से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जुड़ी हुई होती हैं कि जो कहीं ना कहीं उसके लिए बड़ी अहमियत रखती हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे माशरे के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। तो कहानियाँ हमें अपने आसपास से ही मिलती हैं, और जब तक सोसाइटी चल रही है, जब तक हम सांस ले रहे हैं, हमें कहानियाँ मिलती रहेंगी, और जब तक लोग ज़िंदा हैं तो इसी तरह के किरदार हमें अपने आसपास नज़र आते रहेंगे। असल में बहुत कहानी खूबसूरत अहम आपने होती है, बात अहम कही है। किरदार और होते हैं, हर वाकई अगर किरदार हम से चेहरे कहानी पढ़ने जुड़ी शुरू होती करते है, हैं अपने और हम आसपास लोगों किरदारों के, से ही कहानी तो लेते हम हैं। एक दिन में कई कई कहानियाँ लिख सकते हैं। तो आपने जैसा कि आगाज़ पीटीवी से किया था, और एज ए इंडिपेंडेंट राइटर आपने तपती छाँ के लिए अवार्ड भी हासिल किया, तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप पीटीवी और प्राइवेट चैनल्स पर काम करते हुए? आपको एज अ राइटर कितना फ़र्क या क्या बहुत फ़र्क अहम महसूस क्वेश्चन है होता है? कि प्राइवेट चैनल्स और पीटीवी का एक्सपीरियंस, जो कि दोनों का एक्सपीरियंस हुआ है मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हमेशा फ़ख्र से कहता हूँ कि मैंने काम का स्टार्ट ही पीटीवी से किया। और पीटीवी से काम करने का ही फ़ायदा है कि आज मैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के लिए लिख रहा हूँ। फ़र्क ये है दोनों में कि जब आप कमर्शियल राइटिंग करते हैं किसी भी प्राइवेट चैनल के लिए, तो आपके जहन में ये बात ज़रूर मौजूद होती है कि आपका जो प्रोजेक्ट आप लिख रहे हैं वो अपनी जगह बना सके व्यूअर्स में, वो कहीं ना कहीं रेटिंग्स उसकी आएँ, उसको चैनल पसंद करे, उसको आपका प्रोडक्शन हाउस लाइक करे। लेकिन जो पीटीवी के लिए जब आप लिखते हैं तो मेरा ख्याल है वो जो आपकी आप एक इनर सेटिस्फेक्शन के लिए आज़ादी से लिख सकते हैं ना, वो मैं उस वक्त लिखता था जब मैं पीटीवी के लिए लिखता था। पीटीवी के लिए जब आप लिखते हैं तो आप वो सब कुछ लिख पाते हैं जो आप चाहते हैं कि सोसाइटी में आप इनपुट कर सकें अपनी तरफ से। लेकिन जब आप एक प्राइवेट चैनल के लिए लिखते हैं तो उनके कुछ कमर्शियल तकाज़े होते हैं जिनको आपने पूरा करना होता है। या मैं एक बात फिर वाज़े करता जाऊँ कि कुछ एक आम कंसेप्ट ये है कि राइटर से चैनल्स या प्रोडक्शन हाउस अपनी मर्ज़ी का लिखवाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसा है। हाँ, उनकी डिमांड्स ज़रूर होती हैं, लेकिन एक लिखने वाला मेरा ख्याल है हाँ, मैं उसमें भी से यही अपने सोचता हूँ। लिए रास्ता निकाल लेता है कि उनके डिमांड्स को पूरी करते हुए वो अपनी बात भी समझा ले। वो जो खुद से कहना चाहता है, वो जो अंदर की बात बाहर लाना चाहता है, वो उसको भी ले आता है, और चैनल भी आपसे खुश रहता है, और वो जो चैनल की डिमांड्स है वो भी पूरी हो जाती हैं, और जो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस मकसद के लिए आप लिख रहे हैं, जो मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हैं, वो भी डिलीवर हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारा ड्रामा कमज़ोर हो रहा है? क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि वही कहानियाँ हैं, वही फैमिली पॉलिटिक्स, वही सास बहू और आपस के रिश्ते जो हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उसी बेस पे कहानियाँ बन रही हैं, उसी पे ड्रामास जो है दिखाए जा रहे हैं। तो क्या राइटर्स ने लिखना छोड़ दिया? अच्छा, ये चैनल्स की डिमांड है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ड्रामा कमज़ोर हो रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि हमारा ड्रामा कमज़ोर हो रहा है। हमारा ड्रामा अगर वो टॉपिक्स जो आपने बताए हैं कि सास बहू की कहानियाँ और फैमिली पॉलिटिक्स पे लिखा जा रहा है, तो उसके साथ साथ अच्छे सब्जेक्ट्स पे भी काम हो रहा है, और जो मैसेज ओरिएंटेड प्लेस हैं वो भी बन रहे हैं। और एक हकीकत है कि आज भी जब अच्छा काम होता है तो उसको देखा जाता है। मैं अभी आपको आजकल बहुत एक बहस चल रही है कि जी फ़लाँ प्ले जो है वो सोसाइटी में नहीं चलना चाहिए, वो मॉरल वैल्यूज़ पे पूरा नहीं उतरता, लेकिन रेटिंग्स में वो बहुत आगे जा रहा है। इट मीन्स कि लोग उसको देख रहे होते हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि जो प्ले बहुत ज़्यादा देखा जाता है वो प्ले ही सबसे अच्छा होता है। अक्सर औकात प्लेस जो हैं वो कंट्रोवर्सीज़ पे जो प्लेस बेस्ड करते हैं वो भी देखे जाते हैं। वो मतलब मेरे जैसा शख्स तो शायद उन्हें इसलिए देखता है बेशक। कि ये कैसे मुमकिन है, इस चीज़ को आप कैसे दिखा सकते हैं, इस चीज़ को आप आगे जाके कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, इसकी लॉजिक क्या है आपके पास कि जो आप इतने गैर हकीकी रिश्ते दिखा रहे हैं और जितना आप रिश्तों को बिगाड़ के दिखा रहे हैं। तो ये कहना है कि सिर्फ रेटिंग्स जो हैं वो
डिफ़ाइन करती हैं कि कौन सा प्ले अच्छा चल रहा है और कौन सा प्ले बुरा चल रहा है, तो मैं उसको नहीं मानता। बहुत सारे अच्छे प्लेज़ होते हैं जो रेटिंग्स नहीं लेते, लेकिन वो अपनी वैल्यू बना लेते हैं, अपनी वर्थ बना लेते हैं और लोग उसको एडमायर करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और रिसेंटली कुछ ड्रामास हमने देखे हैं जिनको व्यूज़ नहीं मिले हैं, जो इतने मशहूर नहीं हुए, लेकिन अगर उनका कंटेंट देखा जाए, क्वालिटी ऑफ नहीं प्रोडक्शन देखी वजह जाए, चैनल्स की तो वो काफ़ी डिमांड नहीं बेहतर बदल थी। गई। तो अगला चैनल्स की डिमांड में, अब मैं पहले कह चुका हूँ कि चैनल्स की डिमांड जो भी हो, एक लिखने वाले की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ फ़राइज़ उसके भी हैं। उसको भी चाहिए कि वो जो बात करना चाहता है वो चैनल्स की डिमांड को सामने रख के भी कर सकता है। और मैं उसमें अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरा रब वारिस मेरा एक ऐसा प्ले है जिसको मैं बड़ा प्राउडली कोट करता हूँ हर जगह पे, और मेरा ख्याल लोगों ने भी उसको बहुत एडमायर किया, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट था बिल्कुल कि जिसके बारे में रिस्क लेना मेरा ख्याल है कि सेवन स्काई के लिए भी बहुत बड़ी बात थी और जियो के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब उन्होंने लिया वो रिस्क, उसमें उनको कामयाबी हुई। और वो कंटेंट जो है वो मैं हमेशा समझता हूँ कि वो कंटेंट वो शायद रेटिंग वाला कंटेंट नहीं था, लेकिन वो लोग खुशी से देखते थे और लोग वो देखना चाहते थे। और आई थिंक उसकी रेटिंग्स आई भी थी और वो बहुत ज़्यादा देखा गया ड्रामा, मैंने भी देख रखा है। तो अगला सवाल मेरा है आपसे। जी, तो अगला सवाल ये है कि आप, जैसा कि आपने भी देखा कि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री जो है उसमें पिछली एक दहाई में काफ़ी बेहतरी आई है, इम्प्रूवमेंट्स हमें नज़र आई मुख्तलिफ शोबों में, वो कि अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। तो कभी ऐसा होगा कि आप फ़िल्म लिखेंगे या कोई वेब सीरीज़, ऐसा कोई इरादा है आपका इन फ्यूचर? नहीं, फ़िल्म लिखने का मेरा इरादा आज तक नहीं है और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को जितना समझता हूँ, मेरा ख़्याल है कि मेरा वे ऑफ़ राइटिंग फ़िल्म वाला है नहीं। आई थिंक मैं फ़िल्म शायद नहीं लिख सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत आपको फ़ास्ट, फ़िल्म एक फ़ास्ट मीडियम है और मैं शायद उसका साथ नहीं दे सकूँगा। वेब सीरीज़ के लिए जहाँ तक बात है, तो वेब सीरीज़ पे मैं कुछ थोड़ा सा सीरियस हो रहा हूँ कि शायद मुझे इस पे तबाह आज़माई कर लेनी चाहिए। तो कभी ऐसा हुआ हो कि आप को लगा हो कि मेरे स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कोई ऐसा ड्रामा हो कि आपने जब सोचा हो कि नहीं जी, ये डायरेक्टर ने इंसाफ नहीं किया, जो आप दिखाना चाह रहे थे, जिस तरह आप पोर्ट्रे करना चाह रहे थे वैसे नहीं हुआ, ऐसा कभी फील हुआ? हाँ जी, ऐसा मोस्टली तो नहीं होता, लेकिन एक तजर्बा मैंने थोड़ा पहले भी ज़िक्र किया कि एक ऐसा तजर्बा हुआ है कि जब मुझे लगा कि डायरेक्टर ने इंसाफ नहीं किया। लेकिन बहरहाल बात यह है कि जब डायरेक्टर मेरे स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि वो अपने काम के साथ ही इंसाफ नहीं कर रहा। जब जो हमारा स्क्रिप्ट जाता है शूट पे, तो वो प्रोडक्शन हाउस के तमाम प्रोसेस से गुजर के जाता है, कंटेंट हेड के अप्रूवल से जाता है। तो इट मीन्स कि उसमें अब डायरेक्टर के पास इंसाफ करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो जो डायरेक्टर स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, ऑब्वियसली वो अपने काम के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, और जो अपने काम के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, तो फिर उसके लिए अब मैं और क्या कह सकता हूँ। थैंक यू। तो कभी इमोशनल हो गए हो अपने ही लिखे हुए से, लिखते हुए, स्क्रिप्ट लिखते हुए, कोई सीन ऐसा कि आप इमोशनल हो गए हो? ऐसा अक्सर होता है कि जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, तो आपको आपके अपने जज्बात बहुत मचल रहे होते हैं, और आप मेरा एक फार्मूला है, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि जिस सीन को लिखते हुए राइटर की आंखें गीली हो जाती हैं, वो सीन जो है वो ऑडियंस को, वो आपके व्यूअर्स को भी ज़रूर रुलाता है, और वो कहानियाँ ज़रूर हिट होती हैं जो राइटर दिल से लिख रहा होता है। जब दिल से आप लिख रहे होते हैं, तो आपकी अपनी आंखें और आपका अपना दिल उस पर रो रहा होता है, और फिर वो कहानियाँ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से असर ज़रूर करती हैं व्यूअर्स पे। तो बिल्कुल मेरे तो जज्बात मेरी कहानी के साथ साथ चल रहे होते हैं, और अगर मेरा करैक्टर खुश है तो मैं खुश हूँ, और अगर मेरा करैक्टर गमगीन है तो मैं गमगीन हूँ। और मज़े की बात बताऊँ, ये सब राइटर्स के साथ होता है कि जब हम एक प्रोजेक्ट लिख रहे होते हैं, तो बहुत अरसा लगता है हमें उस प्रोजेक्ट के करैक्टर्स से अपनी जान छुड़ाने के लिए। मतलब बहुत अरसे तक हम अपने उन करैक्टर्स के साथ जी रहे होते हैं। फिर जब हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो फिर हम उनको कहीं दूर कहीं फेंक के या दूर कहीं भेज के फिर हम नए प्रोजेक्ट पे हाथ डालते हैं कि नहीं, अब हमें नए करैक्टर्स के साथ जीना है। तो कम से कम ये एक राइटर को फ़ायदा है कि वो अपनी मर्ज़ी के करैक्टर्स के साथ जी लेता है। सर, एक आम तासर यही पाया जाता है कि एक ऐसा ड्रामा जिसमें अच्छे पैगामात हों, एक अच्छा कंटेंट हो, वो रेटिंग नहीं लेके आता है। हालांकि मैंने देखा है कि आपका उड़ान ड्रामा चला, उसमें बेशुमार पैगामात थे, वो बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी थी, उसका सारा कुछ अलग था बाकी ड्रामों से। वो प्राइम टाइम में भी नहीं चला है, फिर भी उसने रेटिंग ली, हर किस्त ने उसकी रेटिंग हासिल की है। तो फिर ऐसा कौन सा खौफ है जो चैनल्स वालों को है कि वो अच्छा कंटेंट अगर बनाएंगे इस तरह का जिसमें पैगामात हों, तो उन्हें ऐसा डर क्यों है कि रेटिंग्स नहीं आएगी? हालांकि उड़ान ने तो रेटिंग्स ली और हम सब ने देखा।
हाँ, चैनल्स खौफ़ज़दा हैं, ये बात मैं भी फ़ील करता हूँ और मुझे ये चीज़ तंग करती है, परेशान करती है। हम जैसे ज़िंदगी में गुर्बत से इरिटेट होते हैं, हमें गुर्बत पसंद नहीं है, इसी तरह चैनल्स को गुर्बत दिखाना पसंद नहीं है। हमें हमारे चैनल्स को गाँव की कहानियाँ दिखाना पसंद नहीं है। शायद उनकी कोई मजबूरी है, शायद वो ये जो कि वो बेहतर समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनकी उनकी उनका ये हिकमत अमली उनकी गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये शायद उनकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो अगर उस पे मैं मेरा ख़्याल कोई कमेंट ना दूँ तो बेहतर है। लेकिन ये कहना कि मैसेज ओरिएंटेड प्लेस जो हैं उससे चैनल डरते हैं, तो उड़ान के बाद तो कम से कम मेरा ये खौफ दूर हो गया है। हम एक मैसेज, या मेरा रब वारिस के बाद मेरा ये खौफ दूर हो गया कि हम अपना हर मैसेज जो है वो एक बड़े अच्छे तरीके से चैनल्स की डिमांड को पूरा करते हुए भी दे सकते हैं, और हमने दिए हैं। फैमिली को जो है आपकी मसरूफियत का गिला रहता है, या फिर वो आपको इस मामले में सपोर्ट करते हैं, या आप उनको वक्त दे पाते हैं, तो कैसे मैनेज होता है? हाँ जी, कम से कम राइटिंग एक ऐसा फ़ील्ड है कि जिसमें आप अपनी फ़ैमिली को टाइम दे पाते हैं। उसकी वजह ये है कि आपने जो लिखना है घर पे बैठ के लिखना है। तो जो लोग पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, जो लोग आजकल आपको पता है कि इकोनॉमिकली सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, तो लोग 3-3 जॉब्स भी करते हैं, वो लोग अपनी फ़ैमिलीज़ को टाइम नहीं दे पाते। तो कम से कम राइटिंग एक ऐसा काम है कि जिसमें आप घर में तो हैं एटलीस्ट, और जो ज़रूरत होती है फ़ैमिली को तो आप उनके साथ हैं, और जब आपको ज़रूरत होती है फ़ैमिली की तो वो आपके साथ हैं। तो मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा मुझे जो इसमें फ़ायदा है, या जो मुझे सबसे चीज़ अच्छी लगती है वो यही है कि फ़ैमिली मेरे साथ होती है, फ़ैमिली को मैं टाइम दे पाता हूँ, फ़ैमिली मुझे सपोर्ट करती है, तो तभी ये काम इतने अच्छे तरीके से चल रहा है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स पे भी आप काम कर रहे होंगे, तो उस बारे में आप कुछ अगर बताना चाहें हमें। हाँ जी, नए स्क्रिप्ट्स की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल नए स्क्रिप्ट से काम हो रहा है, लेकिन जब तक कोई चीज़ शूट पे नहीं चली जाती, अभी इस वक्त मेरी कोई चीज़ शूट पे नहीं है, लेकिन जब तक कोई चीज़ शूट पे नहीं चली जाती उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते कि कौन सी चीज़ जल्द ऑन एयर होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जो मेरा ख्याल है कि मेरा रब वारिस के बाद मेरा सबसे दिल से लिखा हुआ प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह 2021 में आएगा, और वो बहुत जल्द उसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। लेकिन अभी मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, ना चैनल, ना प्रोडक्शन हाउस, और ना ही स्टोरी के बारे में कुछ। चलें, मैं कुछ पूछूंगा भी नहीं। तो अगला सवाल मेरा ये है कि अगर आपको कभी भी लाइफ में, खुदा ना खास्ता, लेकिन कभी ऐसा कोई मौका आता है या ऐसी कोई मजबूरी बनती है कि आपको स्क्रिप्ट राइटिंग या जो तालीमी जिम्मेदारी आप निभाते हैं एज अ प्रिंसिपल, उनमें से किसी एक जॉब को चुनना पड़े, तो आप किस चीज़ का इंतखाब करेंगे? अच्छा, अभी जैसे बात हुई ना 2020 के हवाले से, कि 2020 में बहुत सी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी हमारे लिए, हम नहीं सोच सकते थे कि कभी ऐसा भी होगा, और फिर वैसा हो गया। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि कभी मुझे चूज़ करना पड़ेगा स्क्रिप्ट राइटिंग में से या अपनी कॉलेज की मसरूफियात में से, कॉलेज लाइफ में से, कॉलेज जॉब में से, तो मैं क्या एक उसमें से चूज़ करूँगा। मेरा ख्याल ये इस किस्म के जो फ़ैसले होते हैं ये वक्त कराता है, उसमें आपकी राय अहमियत नहीं रखती, उसमें आप पहले से कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। बेसिकली आई एम ए केमिकल इंजीनियर। जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैंने कभी शायद ये सोचा भी नहीं था कि मैं एक इदारे को हेड करूँगा, एक इदारे को लीड करूँगा, किसी इदारे में बीइंग अ प्रिंसिपल बैठूँगा या टीचिंग को अपनाऊँगा। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ डिसाइड होती हैं, और ये खुदा ही बेहतर जानता है कि कौन सी जगह किसके लिए मौजू है और किसको कहाँ पे होना चाहिए। तो फ़िलहाल मैं ये नहीं सेलेक्ट कर सकता, चूज़ नहीं कर सकता कि मुझे राइटिंग अपनानी है इन फ्यूचर, या मुझे अपनी इस जॉब, कॉलेज लाइफ की जॉब को जो है इसको कंटिन्यू करना है। तो आई थिंक टाइम विल डिसाइड बेटर। बहुत अच्छा आपने कहा कि वक्त ही है वही बताता है आपको कि आपने कौन सा फैसला कब करना है। तो पहले से आपके अगर 100 प्लान्स भी होते हैं तो आप उस पर अमल नहीं कर पाते हैं, तो वक्त आता है तो वो चेंज भी हो जाते हैं। तो सियासत से कोई लगाव है आपको? सियासत से लगाव सिर्फ इस हद तक है कि जब कभी हंसने को दिल करता है तो न्यूज़ चैनल लगा के कोई अच्छा सा टॉक शो देख लेता हूँ, या कोई स्पीच किसी भी अपोजिशन लीडर की चल रही हो तो वो देख लेता हूँ। बस इससे ज़्यादा लगाव नहीं है। अगर आपको एक दिन के लिए फॉर एग्जांपल वज़ीर आज़म बना दिया जाता है पाकिस्तान का, तो सबसे पहले कौन सा काम है जो आप करना चाहेंगे? अच्छा, एक दिन के लिए अगर वज़ीर आज़म बना दिया जाए, बात ये है वाजिद कि जिन्हें 5 साल के लिए बनाया जाता है, जब उनसे कुछ नहीं हो पाता या जो कुछ वो करना चाह रहे होते हैं वो नहीं कर पाते, तो मैं एक दिन में क्या कर पाऊँगा।
मेरा ख़्याल है कि अगर वज़ीर आज़म बन के भी कुछ करना ही है तो फिर बग़ैर वज़ीर आज़म बने ही हम कुछ कर लेते हैं। आई थिंक मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, एक दिन तो क्या 5 साल में भी कुछ नहीं कर सकूँगा, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हौसला चाहिए इन सब हालात को ठीक करने के लिए। वैसे मैं दुआगो ज़रूर हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो इस वक्त हैं वो कुछ ना कुछ कर गुज़रें और कुछ अच्छा कर गुज़रें। कभी कभी हमें लगता है कि हम जिंदगी में जब आगे बढ़ते जाते तो हमें कुछ होता है कि पीछे कुछ रह गया है या कोई काम करने वाला है या कोई ऐसी चीज़, तो ऐसा कभी फील हुआ है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए था, ये मैंने अभी तक नहीं किया, या जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैं ये काम करूँगा, तो ऐसा कुछ फील हुआ कभी? साथ इस एहसास में इजाफ़ा होता है कि आपने अपने कलम से इस कलम में जो ताकत है आपने उस ताकत का अभी इस्तेमाल नहीं किया। तो आई थिंक मुझे अपने कलम से भी बहुत काम लेना है। मुझे मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे जहन में कि जो मुझे आम कमर्शियल कहानियों के ज़रिए ही मुझे वो मैसेज जो हैं वो अपनी सोसाइटी को देने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो ज़रूर खुदा वो सब मौक़े फ़राहम करेगा जो ख्वाहिशें दिल में हैं। तो कुछ नए आने वाले राइटर्स को अगर आप कोई टिप देना चाहें, कोई मोटे लफ्ज़ों में उन्हें कुछ बताना चाहें, तो आप क्या क्या एडवाइस करेंगे उन्हें? बहुत अच्छी बात की आपने कि नए राइटर्स को क्या पैगाम देना चाहता हूँ। तो नए राइटर्स के लिए मैं ख़ुद भी सोशल मीडिया पे चूँकि बहुत एक्टिव हूँ तो मैं ये फ़ील करता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि शायद राइटर सिर्फ फेसबुक पे मैसेजेस कर देने से बंदा बन जाता है और गाइडलाइन ले लेने से हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लिखना है तो पहले तो पढ़ने से अपना रिश्ता जोड़ें। आप जितना ज़्यादा पढ़ पाएंगे उतना अच्छा लिख सकेंगे। जितना अच्छा आप लिखना चाहते हैं उसके लिए आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा पढ़ने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं उस फील्ड के बारे में कुछ जानने की कोशिश कीजिए। मैं अगर आज अपने आप को एक राइटर समझने में किसी हद तक कामयाब हूँ तो उसकी एक वजह शायद ये है कि मेरा मतलब अगर मैं पास्ट में देखता हूँ तो मुझे वो 8 बजे वाला ड्रामा पीटीवी का नहीं भूलता जो रोज़ाना हर काम छोड़ के देखना होता था और उसी से बहुत कुछ सीखा था। तो जिस फील्ड में आपने आना है पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, उस काम का तजर्बा। तो आप साफ ज़रा काम करेंगे तो आएगा, लेकिन उस काम का वो तजर्बा जो आपको देखने से मिलता है एटलीस्ट वो ज़रूर आपके पास हो, और साथ आपके पास आपका इल्म इतना हो कि कम से कम आप कुछ लिख सके। तो यही कहूँगा राइटर्स को भी और एक्टर्स को भी यही कहूँगा कि भाई फेसबुक पे मैसेजेस और इंस्टा पे मैसेजेस करने से आप एक्टर कभी नहीं बन सकते। आइए फील्ड में प्रोडक्शन हाउसेस के दरवाजे खटखटाइए, किसी टैलेंट एजेंसी को ज्वाइन कीजिए, कुछ सीखिए और फिर आगे बढ़िए। बिल्कुल ठीक है आपने, और थोड़ी बहुत मेहनत भी चाहिए, थोड़ा बहुत वक्त भी लगता है। तो अब कोई ऐसे 3 प्ले बताएं जो बतौर राइटर, जो आपके नहीं है लेकिन बतौर राइटर आपको बहुत पसंद हैं। 3 बड़े चैनल जो हमारे हैं वो आप जानते हैं कौन से होंगे, तो उन 3 चैनल्स में से 3 ड्रामे अगर आपने पिक करने हो एज अ राइटर जो आपको पसंद हैं तो वो कौन से होंगे? अच्छा, आपने पूछा है कि अपने प्लेस के अलावा मैं कोई ऐसे प्लेस रिकमेंड करूं, तीनों जो आपके टॉप के चैनल्स हैं उनके हवाले से, कि मैं मुझे कौन सा बतौर राइटर कौन सा प्ले पसंद है। तो वैसे तो ये बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि सारे ही जो राइटर दोस्त हैं वो जानने वाले हैं, दोस्त हैं बल्कि, तो उनके लिए शायद उनकी दिल आज़ारी होगी अगर मैं किसी एक का नाम लूँगा, लेकिन ले लेना चाहिए। आई थिंक अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अगर मैं जियो पे आऊँ तो जियो पे मैं फ़ितरत की बात करूँगा। फ़ितरत इसलिए मुझे सबसे पहली बात तो ये आपने कहा कि अपने प्ले के अलावा, तो अपने प्ले के अलावा मैं फ़ितरत की बात करूँगा। उसकी वजह ये कि फ़ितरत में मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लग रही है, कास्टिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। उसकी स्टोरी में जो इवेंट्स हैं, जो उसमें हैपनिंग्स है, असल में वो उसकी वजह से मैं कहता हूँ कि वो प्ले बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी बदकिस्मती से देखने को मिल रही है कि कहानियाँ लिखी जा रही हैं लेकिन इवेंट्स और हैपनिंग्स नहीं होती हैं, और 40-40 किस्तें लिख दी जाती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि प्ले ड्रैग हो रहे होते हैं, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि इसमें इवेंट्स बहुत हैं, इसमें हैपनिंग्स बहुत हैं, इसमें आगे भी बहुत गुंजाइश है। तो इसलिए मैं फ़ितरत को रिकमेंड करता हूँ। जियो के लिए आगे बात करूँगा ARY की, तो ARY में नन अदर देन घिसी पिटी मोहब्बत, फसी बारी ख़ान का स्क्रिप्ट हो, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उसके आगे किसी और
का जिक्र करूं, फसी की लाइंस बहुत अच्छी बनता ही होती नहीं हैं। है फिलहाल तो, नहीं फसी ऐसा की कुछ। स्टोरी से ज़्यादा मुझे उसकी जो चीज़ पसंद है वो ये है कि कहानी में बहुत तेज़ी होती है, कहानी में कोई गैर ज़रूरी बात नहीं होती, हर चीज़, हर जुमला, हर बात कहानी को आगे लेके चल रहा होता है, और हर जुमला एक मज़ा दे रहा होता है। तो फसी का स्क्रिप्ट ARY पे मैं कहूँगा इस वक्त बहुत अच्छा है, हम पे बहुत अच्छे प्लेस चल रहे हैं। हम पे मुझे जो नज़र आ रहा है वो रक्स बिस्मिल, उसकी वजह ये है कि रक्स बिस्मिल में भी स्क्रीन चेंज नज़र आ रही है, वो रूटीन की चीज़ नहीं है, रूटीन के प्लेस से हट के है। तो मुझे इस वक्त वो अच्छा लग रहा है। बहरहाल ये इस वक्त जो मेरे जहन में आया, मैंने आपको फौरी तौर पे बता दिए कि जो मैं रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें तो सब ज़रा अच्छी हैं, इसीलिए उनको स्क्रीन पे जगह मिली हुई है और इसीलिए उनको देखा जा ऑफ रहा है। कोर्स। सरगोदा छोड़ना पड़ा तो नहीं, मैं सरगोदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह यह कि जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था उस वक्त मुझे कुछ लोग कहते थे कि आप कराची शिफ्ट हो जाएं, सारी मार्केट तो कराची में है। लेकिन मैंने उस वक्त भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे सरगोदा छोड़ कर कराची शिफ्ट हो जाना चाहिए या लाहौर शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैं सरगोदा में रह के भी उतना ही लिख रहा हूँ, या शायद उससे ज़्यादा लिख रहा हूँ जितना मैं कराची में बैठ के लिख सकता था या लाहौर में बैठ के लिख सकता था। बल्कि हमारे एक राइटर दोस्त हैं, तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए तो 2020 बेहतर रहा। तो मैंने ऐसी बात चली, तो मैंने कहा मुझे हैरत होती है, आप लोग जो कराची में रहते हैं आप ये समझते हैं कि वहाँ शायद ज़्यादा लिखा जा सकता है। वहाँ जितनी आप लोगों की सोशल एक्टिविटीज़ है, मैं कम से कम उन सब सोशल एक्टिविटीज़ से दूर हूँ, आप सबसे दूर हूँ। आप लोगों के से मेरे राब्ते टेलीफोनिकली तो हैं, आपसे मेरे राब्ते सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन शायद वहाँ पे आपकी जो सोशल लाइफ है वो इतना आपको बिज़ी कर देती है कि शायद फिर वहाँ पे इतना लिखने का टाइम नहीं हो सकता था मेरे लिए जितना मेरे लिए शायद यहाँ पे है। तो एक बड़ा कॉमन सा सवाल है जो राइटर से अक्सर पूछा जाता है, मैं भी फेस करता हूँ ये सवाल आए दिन। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत मोहब्बत एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एहसास है, और मेरा ख़्याल है कि मोहब्बत जिस तरह अगर उस लफ्ज़ जो मोहब्बत मैं समझता हूँ, अगर वो मोहब्बत शायद जैसे सांस इंसान के लिए ज़रूरी है और सांस रुक जाए तो फिर ज़िंदगी रुक जाती है, अगर किसी को वो मोहब्बत हो जाती है तो फिर वो ज़िंदगी की एक आखिरी स्टेज ही है। फिर उसके बाद मेरे ख्याल उस मोहब्बत से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वो मोहब्बत, वो असल में थोड़ा सा हम मोहब्बत को समझ नहीं पाते, हम पसंदीदगी को मोहब्बत का नाम दे देते हैं, और आजकल तो शायद पसंदीदगी ही मोहब्बत समझी जाती है। मुझे माज़रत के साथ, मैं मेरा ख्याल है हम जो कहानियों में मोहब्बतें लिखते हैं वो भी मोहब्बतें इतनी देर पा नहीं होती हैं, और जो मोहब्बतें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसपास देखते मैं हैं टोटली वो भी एग्री, सिर्फ ऐसा ही होता पसंदीदगी है। हैं, और इससे ज़्यादा हमें वो कुछ नहीं है। पहली नज़र में कोई अच्छा लग जाता है तो हमें लगता है शायद उससे इश्क हो गया, मोहब्बत होगी, गुजारा ही नहीं होगा। तो ये 15-20 दिन भी गुजरते हैं, कभी कोई 1-2 महीने बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा ले तो गुजारा भी हो रहा होता है, किसी नए के साथ हो रहा होता है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती वक्त निकाला और हम जो है मेरे साल के आगाज़ को बेहतरीन कर दिया। तो ये मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है कि आपने मुझसे बात की है, और मेरी तरफ से जितने भी ये लोग ये इंटरव्यू देखेंगे उन सबकी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। आपने सब सवालों के बहुत नेचुरल जवाब दिए हैं, बिल्कुल बहुत मशकूर हूँ मेरी तरफ से भी, और जितने भी लोग ये इंटरव्यू देखेंगे उन सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ इस नए साल में कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आप अच्छा अच्छा यूँ ही लिखते रहें। तो आप जाते हुए कुछ कहना चाहेंगे अपने देखने वालों को? थैंक यू सो मच वाजिद, आपने मुझे टाइम दिया और मुझसे भी टाइम लिया। खुदा करे कि आपके इस चैनल के व्यूज़ भी बढ़ें और लोग आपके काम को पसंद करें। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं और मुझे पता है कि आप चीज़ों को बड़ा डीपली देखते हैं और बड़ा उस पर आपकी एक थैंक अपनी नज़र है, एक अपना विजन है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड फॉर योर चैनल एंड फॉर इवन फॉर योर राइटिंग्स। तो बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना, बहुत शुक्रिया। और मेरे तमाम फ़ैन्स को भी मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, खुदा करे कि ये साल ही नहीं बल्कि आने वाला हर दिन और आने वाला हर साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाए, बहुत सारी कामयाबियां लाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये तो थे हमारे साथ सीनियर राइटर सर जहांज़ेब कमर साहब। आप लोगों ने उनकी बातें सुनी हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे सवाल, बहुत सारे खदशात जो ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से हमारे जहन में होते हैं, इवन मेरे भी ऐसे हैं जो आपके जहन में भी होंगे, मेरे जहन में भी थे ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए हैं नेचुरल तरीके से, और जो भी सच था उन्होंने इंडस्ट्री का वो हमें बताया है। तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे खदशात जो मेरे जहन में आए दिन आते थे आप लोगों ने भी फील किए होंगे।
तो उनको काफ़ी हद तक जो है ना काम डाउन कर दिया है जहांज़ेब कमर साहब ने। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अगले इंटरव्यू में भी किसी और राइटर से जो है इसी तरह के कुछ सवालात पूछेंगे, उनके तजर्बात से भी आपको आगाह करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल जाए। बहुत शुक्रिया फॉर कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।